गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर में आपकी जो बुक है समकालीन भारत में शिक्षा, तो उसमें अपनी सेकंड यूनिट चल रही है, उसमें अपना टॉपिक चल रहा था शैक्षिक अवसरों की समानता। इसके पहले मैंने आपको अर्थ बता दिया था, उसकी परिभाषा, और उसके बाद कल की क्लास में मैंने उसकी आवश्यकता बताई थी कि शैक्षिक अवसरों की समानता की उसमें आवश्यकता क्यों है, किस कारण इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें देखो, मैंने आपको इसमें 6 पॉइंट करवाए थे। पहला था अपना कि एकीकृत समाज का निर्माण करना। दूसरा ऑप्शन इसमें था कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि जैसे कि सबके लिए समान शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद तीसरा नंबर मैंने आपको बताया था समतामूलक और मानवता युक्त समाज की स्थापना। 3 नंबर ये हो गया। 4 नंबर मैंने आपको बताया था सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए, अगर हमारे समाज को गतिशील बनाए रखना है, उसमें नए नए परिवर्तन लाने हैं, तो हमारी जो शैक्षिक अवसरों की समानता को खत्म करना होगा। उसके बाद 5 नंबर मैंने बताया था कि व्यक्ति में निहित योग्यता, यानी कि जो व्यक्ति में जो उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है या योग्यता है, उसको किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। कैसे कि जो हमारे शैक्षिक अवसरों की समानता को खत्म करके सबके लिए सार्वभौमिक की शिक्षा जो है नियम उसको लागू करके। उसके बाद राष्ट्र के विकास के लिए भी, तो ये आपका हो गया कि शैक्षिक अवसरों की में आवश्यकता क्यों पड़ती है। और आज मैं बता रही हूँ, जो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कि जो हमारे शैक्षिक अवसर हैं, शैक्षिक अवसर उन्नयन के उपाय, कि हमें जो शैक्षिक समानता आ रही है, कि जो शिक्षा से संबंधित जैसे कि समानता आ रही है कि एक धर्म किसी विशेष जाति का शिक्षा प्राप्त करने का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक सबके लिए शिक्षा अनिवार्य है। उस व्यक्ति को शिक्षा दी जाए जिसने की जितनी उसको ग्रहण करने की योग्यता क्षमता हो। तो इसके उन्नयन के, उसके उत्थान के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए और क्या क्या उपाय करने होंगे। इसमें हमारा जो कोठारी आयोग है, कौन सा आयोग, कोठारी आयोग, कौन सा आयोग है, कोठारी आयोग, कोठारी आयोग के गहन अध्ययन के बाद इस आयोग ने पाया कि कोठारी आयोग के गहन अध्ययन और सर्वेक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। किस आयोग द्वारा निष्कर्ष निकाले गए हैं, सर्वेक्षण किया गया है कोठारी आयोग द्वारा, रूप में कि भारतीय समाज में जो हमारे शैक्षिक अवसरों की असमानता व्याप्त है, यानी कि असमानताएं बढ़ रही हैं। असमानताओं के बढ़ावे को हमें क्या करना है, रोकना है, और किस तरीके से हम उसको रोक सकते हैं। तो इसमें देखो, आपको मैं आगे लाइन वाइज क्रम वाइज बताऊंगी कि इसमें उन्होंने ये कहा है कि पहली बात उन्होंने कही थी कि जो हमारे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, कौन सी, चौथी जो हमारी पंचवर्षीय योजना है समाप्त होने तक जो चल रही है, चतुर्थ पंचवर्षीय जो योजना चल रही थी, उसके समाप्त होने से पहले होने तक कि जो हमारे सरकारी और गैर सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, स्कूलों में ट्यूशन की फीस को क्या करना चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। वहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो क्या होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। 2 नंबर बात कही गई है कि अगली 2 पंचवर्षीय योजना, यानी कि जो आने वाला अगला टाइम है, 2 जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा यानी कि 10वीं तक 10th तक माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा जो हमारी है, शिक्षा के लिए 30% निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। कि जो हमारी आगे 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं 2 आगे आएंगी, उन योजनाओं में जैसे कि बच्चे को बड़ी कक्षाओं में माध्यमिक शिक्षा से आगे जो उच्च शिक्षा है उसमें 30% निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 2 नंबर बात उन्होंने ये कही है। 3 नंबर का है कि शिक्षा को अन्यथा शिक्षा के समान अवसर का लाभ भी बालकों को मिलना चाहिए, यानी कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को और भी काम या रोजगार सिखाना चाहिए। और साथ ही शिक्षा, 4 नंबर बात कही है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, यानी कि
शिक्षा का जो प्रत्येक स्तर के लोग हैं, चाहे वो गरीब है, वो लोग गरीब है लेकिन प्रतिभाशाली एवं योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों का कार्यक्रम, यानी कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो गरीब है, उसको पढ़ने के लिए जो है कि छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम यानी कि स्कॉलरशिप का निर्माण एवं संगठन करना चाहिए। ये 4 नंबर बात कही है। उसके बाद हमने 5 नंबर ये बात कही है कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की योजनाओं को, जो हमारे राष्ट्र द्वारा जो छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं, अवसर को व्यापक रूप क्या करना चाहिए, प्रदान किया जाए। इसके लिए जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, यानी कि उच्च शिक्षा, बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों के अनुदान योग हमारा जो यूजीसी और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों की योजना को आगे क्या करना चाहिए, क्रियान्वयन करना चाहिए, उसको उस कार्यक्रम को आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये हमारे किसके सुझाव थे, कोठारी आयोग था, उनके द्वारा जो सर्वेक्षण किए गए थे, उन सर्वेक्षणों से यह निश्चय निकल कर आया कि हम शिक्षा की समानता को खत्म करने के लिए हमें इन उपायों को अपनाना चाहिए। उसके बाद है आपका शिक्षा आयोग। पहला था कोठारी आयोग, दूसरा है शिक्षा आयोग। कोठारी आयोग के अंदर है आगे शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग में जीवन के अन्य सभी आदर्शों की भांति, जैसे कि हमारे जीवन के जो अन्य आदर्श हैं उनकी भांति शिक्षा के अवसरों की भी जो पूरी समता है उसको समाप्त करना संभवतः असाध्य है। पर ऐसे आम मामलों में असली जो हमारा प्रश्नपूर्ण लक्ष्य की सिद्धि का नहीं होता। ज्वलंत आस्था और हार्दिक है कि इन सभी जो हमारे उपाय हैं शिक्षा आयोग द्वारा बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला उन्होंने कहा है कि हमें प्राथमिक शिक्षा सभी विद्यालयों में निःशुल्क दी जानी चाहिए। जो हमारा शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग के अंदर ही जो शिक्षा आयोग है, उन्होंने कहा है कि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, यानी कि 1 से 5वीं तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जानी चाहिए और माध्यमिक स्तर को यथाशीघ्र निःशुल्क बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यानी कि 5वीं तक तो बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए। और दूसरी बात कही है कि जो हमारा प्रार्थना ये है माध्यमिक शिक्षा को यथाशीघ्र भी निःशुल्क बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए और इसके लिए अवस्थाबद्ध कार्यक्रम की योजना बनाई जानी चाहिए। और उसके बाद है आगामी 10 वर्षों, यानी कि जो हमारी योजनाएं होती है, ये 5 वर्षीय योजनाएं होती हैं, ये योजनाएं क्या हर योजना 10 साल के लिए बनाई जाती है। तो आगामी 10 वर्षों में उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का जो शुल्क है के संबंध में प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कि छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 3 नंबर बात उन्होंने ये कही है। 4 नंबर बात ये कही है कि प्राथमिक स्तर पर, यानी कि छोटी कक्षाओं में 1 से 5वीं तक में पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री, जैसे कि एक तो बुक होगी और दूसरी उनकी लेखन सामग्री कॉपियां वगैरह होगी, निःशुल्क दी जानी चाहिए। और विद्यालयों में नई भर्ती होने वाले बालकों को स्कूल समारोह में स्वागत किया जाए, यानी कि जो बच्चे हैं 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं, एक तो उनको बुक्स फ्री दी जाए, 2 नंबर उनकी जो कॉपियां हैं वो भी फ्री होनी चाहिए और 3 नंबर जैसे कि बच्चे जो नया एडमिशन लेते हैं उनका क्या किया करना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। और अन्य बालकों को भी विद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम घोषित होते अगले वर्ष की पुस्तकों का पूरा सेट दिया जाना चाहिए, यानी कि जैसे कि बच्चा एक क्लास पूर्ण करने के बाद जब दूसरी कक्षा में जाता है तो उससे पहले से जो बच्चों को अवकाश मिलता है उस अवकाश से पहले बच्चों को किताबें दी जाए, यानी कि बच्चा उन किताबों को अवकाश छुट्टी के दौरान पढ़ सके, अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। और जो आगे 5 नंबर बात कही है कि माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं में पुस्तक बैंकों का कार्यक्रम क्या होना चाहिए, विकसित किया जाना चाहिए।
और जो 6 नंबर बात कही है कि जो प्रतिभाशाली छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान दिए जाने चाहिए, यानी कि उनको कुछ पैसा दिया जाना चाहिए। और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर जो छात्रवृत्ति है वो भी दी जाए। कौन सी? प्राथमिक स्तर पर इस बात के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि प्राथमिक स्तर की समाप्ति के बाद किसी भी होनहार बालक को, यानी कि 1 से 5 तक अगर बच्चे ने स्कूल में पढ़ाई पूरी कर लिया है, बच्चा आगे पढ़ने में होशियार है, होनहार है, तो आगे के लिए उसको भी छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। ये कब हुआ था? ये 2000 तक समस्त नामांकनों में 5% बालकों, यानी कि कक्षा में 5% बालक जो होनहार बच्चे हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, उन बालकों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। उसके बाद है कि राज्य स्तर के विभिन्न जो जिलों में छात्रवृत्तियां और विकास के समीकरण को जानबूझकर अपनानी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि 8 नंबर बालिकाओं और स्त्रियों, यानी कि छात्राएं और जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के बारे में निम्नलिखित बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। लड़कियों के साथ साथ जो स्त्रियां, उनमें भी निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा को अगले कुछ वर्षों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम बनाना चाहिए और आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए इसको स्त्रियों के सामने जो कठिनाइयां आती हैं, आने वाली कठिनाइयों के सामने पुरुषों एवं नारियों के शिक्षा के अंतर को यथाशीघ्र कम करने के लिए विशेष तंत्र होना चाहिए, यानी कि छात्राओं को भी विशेष कार्यक्रम द्वारा शिक्षा दी जाए। इसके साथ ही जो स्त्रियां हैं, विवाहित हैं, उनमें जो पुरुष नारी का भेद है उसको समाप्त करने के लिए भी उनको शिक्षा दी जाने का महत्वपूर्ण प्रयास करना चाहिए। और इसके साथ ही केंद्र में स्त्रियों की शिक्षा पर दृष्टि रखने के लिए विशेष तंत्र होने चाहिए, यानी कि सेंट्रल सरकार द्वारा इस तंत्र को चाहिए कि वह स्त्रियों के शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करे और उनको आगे क्या करे, उनको क्रियान्वयन करे। और उसके बाद जो हमारी अनुसूचित जातियों की शिक्षा का वर्तमान में कार्यक्रम जारी रहना चाहिए और उसका विकास भी किया जाना चाहिए अनुसूचित जातियों के लिए। उसके बाद अनुसूचित जातियों में जो बालकों में निम्नलिखित कार्यक्रमों का भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे कि विरल आबादी वाले क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनकी उनके हॉस्टल बनाए जाने चाहिए। अध्यापकों को जनजातीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि जो वहाँ की स्थानीय लोकल भाषा है, वहाँ के जो टीचर हैं उनको उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों को छात्रावासीय सुविधाओं और छात्रवृत्ति का भी विस्तार पर्याप्त होना चाहिए। और उच्च स्तर यानी कि बड़ी कक्षाओं में अगर वो अनुसूचित जाति बालक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो भी उनको छात्रवृत्ति पर्याप्त प्रयास किया जाना चाहिए और उच्चतर शिक्षा के लिए भी उनका आयोग बनाना चाहिए। तो ये सारी बातें किसने कही है? कोठारी आयोग में ये सर्वेक्षण में पाया गया। 2 नंबर इसमें आ जाता है, ये तो था कोठारी आयोग और शिक्षा आयोग। कोठारी आयोग के अंदर ये शिक्षा आयोग द्वारा। अब 2 नंबर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा गया है? इसमें जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसके खंड 12, कौन सा? खंड 12 में जिसका शीर्षक है भविष्य कहा गया है, यानी कि उनका आने वाला टाइम। विषय खंड 12 में भविष्य के बारे में कहा गया है। भविष्य के बारे में कहा गया है कि सबसे बड़ा काम, भविष्य का सबसे बड़ा काम है कि शारीरिक पिरामिड की बुनियाद पर सुदृढ़ बनाना, उस बुनियाद को जिसमें कि शताब्दी के अंत तक लगभग 100 करोड़ लोग होंगे और यह सुनिश्चित करना उतना महत्वपूर्ण है जो इस पिरामिड के शिखर पर हो। इसमें देख लो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें किन किन बातों की ओर ध्यान दिया गया है। उन्होंने पहले कहा है कि जो हमारी स्त्री शिक्षा है, स्त्री शिक्षा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे पहले
पहली बात कही गई है, किसके लिए कही गई है? स्त्री शिक्षा और शिक्षा के, स्त्री शिक्षा और जो उनके शिक्षा के अवसर हैं की समानता, शिक्षा, स्त्री शिक्षा और शिक्षा समानता मानता के अवसर, ये बातें कही गई हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कि जो स्त्री शिक्षा है, शिक्षा के अवसरों की समानता। तो इसमें पहली बात की है कि शिक्षा का उपयोग है जो वो महिलाओं की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बात कही है कि जो स्त्रियां हैं उनकी जो स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का मूलभूत परिवर्तन करने होंगे और पहली चली आ रही जो हमारी विकृतियां हैं, विषमताएं हैं, उनको समाप्त करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का जो स्पष्ट सुझाव है महिलाओं के पक्ष में होगा, यानी कि स्त्री भी शिक्षा ग्रहण कर सकती है। 2 नंबर बात उन्होंने कही है कि महिलाओं में साक्षात्कार, प्रसार तथा बाधाओं का निराकरण करने के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि अन्याय से ही कन्याएं प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, यानी कि जो स्त्रियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनमें जो कि है साक्षात्कार प्रसार की जो उनके सामने बाधाएं आ रही हैं, उनका के निराकरण में सबसे अधिक जो है वो प्राथमिक शिक्षा से ही वंचित रह जाती हैं। तीसरी बात उन्होंने कही है कि विभिन्न स्तरों पर, यानी कि विभिन्न स्तरों पर अलग अलग जो स्टेज हैं, औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि स्त्रियों को कि लड़कियां हर स्टेज में शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ सकती हैं, हर व्यवसाय में आगे बढ़ सकती हैं और इसमें भागीदारी पर विशेष बल दिया गया। इसमें जो हमारी स्त्री शिक्षा के अवसर की समानता है उसमें 3 बातें कही गई हैं। पहली बात तो है कि अगर हमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना होगा तो हमें उन्हें शिक्षित करना होगा। 2 नंबर बात उन्होंने यही कही है कि जो उनके साक्षात्कार, इंटरव्यू वगैरह में जो बाधाएं आती हैं उसको प्राथमिकता, यानी कि जो भी इंटरव्यू होते हैं उसमें जो महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उनके कुछ % डिसाइड होने चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने 2 नंबर आगे 3 नंबर बात कही है कि विभिन्न स्तरों पर, यानी कि जिस भी व्यवसाय में लड़कियां या स्त्रियां जाना चाहती हैं उनको वहाँ पे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो उनके जो शैक्षिक अवसरों की समानता को खत्म किया जाना चाहिए। 2 नंबर उन्होंने कहा है कि जो अनुसूचित जातियों और शिक्षा के अवसर की समानता। 2 नंबर बात है अनुसूचित जातियां जो है, अनुसूचित जातियां और शिक्षा के अवसरों की समानता, अनुसूचित जातियां और शिक्षा के अवसरों की समानता, यानी कि जो अनुसूचित जातियां हैं उनके शिक्षा में जो अवसरों की समानता को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा है, पहली बात की है कि जो गरीब परिवार हैं उनको क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बात कही गई है। अपने बालकों को 14 वर्ष की आयु तक विद्यालय में भेज सके, उनको प्रोत्साहित करो जो गरीब लोग हैं। 2 नंबर उन्होंने कहा कि सफाई कार्य है, चमड़े का कार्य है, उद्यान कार्य है, ग्रामों उद्योग जो है कि शिक्षा इन व्यवसायों में जो लगे हुए हैं, यानी कि जो ये लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से काम कर रहे हैं, सफाई का कार्य होगा, चमड़े का काम हो गया, उद्योग कार्य जैसे ग्रामोद्योग में जो गरीब लोग लगे हुए हैं उन लगे परिवारों की छात्रवृत्ति दी जाए, यानी कि जो जिनके पेरेंट्स ये काम करते हैं उन बच्चे जो उनके बच्चे हैं उनको सबको छात्रवृत्ति दी जाए और समय समय पर इस बात की जांच भी की जाए कि पढ़ाई पूरे होने की प्रक्रिया में कोई न्यूनता तो नहीं आ रही, यानी कि जो गरीब बच्चे हैं, अनुसूचित जातियों के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इसकी भी बार बार से हमें क्या करनी चाहिए, न्यूनता पाई जानी चाहिए।
उसके बाद जैसे जनपद यानी कि जिला केंद्रों पर अनुसूचित जाति के छात्रों को लिए छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि हॉस्टल होने चाहिए स्कूलों में। उसके बाद है जो हमारे बालवाड़ी विद्यालय भवनों प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के स्थान चुनते समय जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी कि प्रौढ़ केंद्र ऐसी जगह बनाए जाने चाहिए जहाँ की वो लोग आसानी से पहुँच सकें। तो अनुसूचित जातियों के शिक्षा के अवसरों की समानता में ये 4 बातें कही गई हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के अवसरों की समानता, यानी कि पहले तो उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा 1986 है उसमें पहली बात उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए कही है, दूसरी बात उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए कही है, तीसरी बात जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए कही गई है। इसके लिए अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति और शिक्षा के अवसरों की समानता और शिक्षा के अवसरों की समानता, शिक्षा के अवसरों की समानता। उन्होंने कहा है कि जो अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए उनके क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं और काम की उनको क्या दी जाए, वरीयता दी जाए। ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिनमें भी उनकी जीवन शैली की झलक, ऐसी योजना बनाई जाए उनके सामने की जो उनके जीवन शैली की झलक हो और सृजनात्मक प्रतिभा वाले बालकों का चयन कर लाभ उठाया जाए और जनजाति बहुल क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर आंगनबाड़ी और औपचारिक शिक्षा केंद्रों प्रौढ़ केंद्रों की भी स्थापना की जानी चाहिए और साथ ही व्यावसायिक शिक्षण तथा उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाए। और अब है अल्पसंख्यक, कौन है अब अल्पसंख्यक, 4 नंबर बात दी गई है किनके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यक 4 नंबर बात दी गई है अल्पसंख्यक के लिए। अल्पसंख्यक में जैसे कि सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक बालक अनेक मनोवैज्ञानिक सामाजिक और सांस्कृतिक तथा शैक्षिक समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। जो अल्पसंख्यक में आ जाते हैं जो लोग, उनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी समस्या? मनोवैज्ञानिक सामाजिक सांस्कृतिक और शैक्षिक आदि समस्याओं का उनको क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और इसमें इस सामना करते हैं तो उनकी जो समस्याएं हैं उनके सुझाव के लिए जो आगे बातें कही गई है। पहली बात ये कि बालक को यह अनुभव हो कि उनकी संस्कृति कम अच्छी, कि उनकी जो संस्कृति है बालकों को यह अनुभव न हो कि उनकी संस्कृति कम अच्छी है। क्या अनुभव न हो उनको कि उनकी जो संस्कृति है वो अच्छी नहीं है बल्कि बहुत अच्छी है। 2 नंबर बात की अल्पसंख्यक बालकों की विशेषताओं का आदर किया जाए। सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक अन्य सामान्य बालक एक दूसरे की संस्कृति का सामना जो उनका है समानता को समझने का प्रयास करें, यानी कि उनको दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाया जाए और उनकी जो संस्कृति को है उनको भी बढ़ावा मिले। और सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक बालक का आकांक्षा स्तर ऊपर उठाया जाए और अल्पसंख्यक बालकों को उसकी संस्कृति का ज्ञान कराने के लिए अलग कक्षा की व्यवस्था की जाए और पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार की जाए कि अल्पसंख्यक बालक उस देश की संस्कृति से भली-भांति परिचित हो जहां वह रहता है। इसी प्रकार पिछड़ेपन और वर्ग विकलांग प्रौढ़ की समानता के अवसर की बात भी कही गई है। तो ये सारी बातें किसमें आ जाती हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर आ जाती है। इसमें पहले स्त्री शिक्षा पर जोर दी गई, दूसरी बात उन्होंने अनुसूचित जाति, तीसरी अनुसूचित जनजाति और चौथी अल्पसंख्यकों के लिए। तो अगर हमें शिक्षा के अवसरों की जो है समानता के अवसर के उन्नयन के हमें उपाय करने हैं तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो इसके साथ ही अगर हम उपाय करें तो ये आपका टॉपिक जो है राष्ट्रीय जो शैक्षिक अवसरों की समानता यही खत्म होता है। तो कल मैं आपको आगे करवाऊंगी। आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।